नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके सी फाउंडेशन अकाउंट्स में एनपीओ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन तो मिनिमम आता ही आता है। कई बार 15 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। एंड इस 10-15 नंबर के क्वेश्चन में ज़्यादातर 4 से 5 एडजस्टमेंट रहती हैं, जिनमें से कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जो लगभग हर अटेम्प्ट में आती हैं, जो कि बहुत कॉमन होती हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होती हैं। अगर आप इन एडजस्टमेंट्स में परफेक्शन लेके आ जाओ, अगर इनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लो, तो आप बहुत ईजिली एनपीओ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एंड मोस्ट प्रॉब्ली इसमें फुल मार्क्स भी लेके आ सकते हो। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही कुछ एडजस्टमेंट्स बताने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड जिनके आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट। सो सबसे पहली एडजस्टमेंट हमारी आती है सब्सक्रिप्शन की, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो प्रीवियस ईयर्स का, आपको सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट तो दिखेगी ही दिखेगी उसमें। सो अब क्वेश्चन आता है कि ये सब्सक्रिप्शन वाली एडजस्टमेंट पेपर में पूछी कैसे जाती है। तो डिफरेंट केसेस हैं, उसके डिफरेंट सिचुएशंस हैं, एक एक करके समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो आपकी स्क्रीन पे कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर 4,10,000। उसके बाद आपको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 45,000। उसके बाद आपको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2022, माने एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर 34,500। उसके बाद दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2021, यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर 30,000। एंड लास्ट में आपको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2022, मतलब एंड ऑफ द ईयर 62,000। सो क्वेश्चन अब आपको यहाँ पे बोलेगा कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंड ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। तो अब बात आती है कि आप इस एडजस्टमेंट को प्रेजेंट कैसे करोगे इन डिफरेंट अकाउंट्स में। सो उसके लिए आप एक एक करके इन आइटम्स को उठाते हैं एंड प्लेस करते हैं अपने अकाउंट्स में। बट उससे पहले आपको ये तो पता ही होगा कि अगर आपको कोई भी चीज़ एडजस्टमेंट में गिवन है, तो उसकी दो जगह ट्रीटमेंट होती है, मतलब वो दो जगह जाता है बिकॉज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो अब अपनी पहली आइटम उठाएंगे विच इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करेंट ईयर 4,10,000। अब पैसा आपको मिला है तो रिसीट एंड पेमेंट में आप रिसीट साइड डाल दोगे इसको। एंड क्योंकि एक एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन उसकी इनकम होती है, तो आप इस सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड लेके जाओगे। बट इसको आप इनर कॉलम में लिखोगे, आउटर कॉलम में अभी नहीं लिखोगे बिकॉज ये पूरा अमाउंट आपका इनकम नहीं है। इसमें कुछ एडजस्टमेंट होंगी अभी, उसके बाद आपका फाइनल इनकम अमाउंट निकलेगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021, 45,000। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपका असेट है एंड क्योंकि आपका ओपनिंग बैलेंस है, इसलिए आप इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड दिखा देंगे। एंड सेकेंड ट्रीटमेंट इसका होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन में से लेस। क्यों लेस किया? बिकॉज ये सब्सक्रिप्शन का अमाउंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये वो अमाउंट है जो कि आपकी प्रीवियस ईयर की इनकम थी बट रिसीव नहीं हो पाई थी, लेकिन आपने ये अमाउंट करंट ईयर में डेफिनेटली रिसीव कर लिया होगा। एंड ये जो अमाउंट 4,10,000 का आपको दिख रहा है जो आपने रिसीव किया ड्यूरिंग द ईयर, उसमें ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वाला अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। बट क्योंकि ये अमाउंट मेरे करंट ईयर की इनकम नहीं है, इसलिए मैं इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखा सकता। इसलिए मुझे अल्टीमेटली इसको लेस करना पड़ेगा, बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में से वो अमाउंट आता है जो कि करंट ईयर को बिलोंग करता है, चाहे वो करंट ईयर का खर्चा हो चाहे करंट ईयर की इनकम हो। पिछले साल का, अगले साल का मेरे को कुछ भी नहीं दिखाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट हमारा आता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2022, 34,500। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस है, इसलिए आप इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखा देंगे। एंड सेकेंड ट्रीटमेंट इसकी होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन में ऐड। अब ऐड क्यों किया? बिकॉज ये करंट ईयर की इनकम है आपकी जो कि रिसीव नहीं हो पाई है, एंड क्योंकि रिसीव नहीं हुई है इसलिए 4,10,000 वाले अमाउंट में इंक्लूडेड भी नहीं है। बट क्योंकि ये मेरी करंट ईयर की इनकम है, इसलिए मुझे इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो दिखाना ही है, इसलिए मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आपका आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2021। अब कोई भी इनकम आपको एडवांस में अगर मिल जाए तो आपके लिए लाइबिलिटी होती है, एंड क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है इसलिए आपको इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखाना पड़ेगा। सेकेंड ट्रीटमेंट इसकी होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन में ऐड। अब क्यों ऐड किया? बिकॉज ये अमाउंट आपकी इनकम तो करंट ईयर की है बट रिसीव पिछले साल ही हो गई थी एज एडवांस फॉर द करंट ईयर। अब क्योंकि पिछले साल रिसीव हो गई थी, इसलिए इस साल जो 4,10,000 का अमाउंट आपको रिसीव हुआ है उसमें ये अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है, बट है तो ये करंट ईयर की इनकम ना, इसलिए आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है, इसलिए आपको ऐड करना पड़ेगा इसको। अब फाइनली आपका आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2022, 62,000। अब अगेन आपको एडवांस में इनकम रिसीव हो गई है तो आपके लिए लाइबिलिटी है, एंड क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है इसलिए आपको इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखाना पड़ेगा। एंड सेकेंड ट्रीटमेंट इसकी होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन में से लेस।
क्यों लेस किया? बिकॉज़ ये अमाउंट आपकी नेक्स्ट ईयर की इनकम है, ये नेक्स्ट ईयर को बिलॉन्ग करती है, बट रिसीव आपको करंट ईयर में ही हो गई है इन एडवांस। अब क्योंकि ये आपको करंट ईयर में ही रिसीव हो गई है, इसलिए जो 4,10,000 का अमाउंट आपको करंट ईयर में रिसीव हुआ था, उसमें ये एडवांस वाला अमाउंट इंक्लूडेड है। लेकिन क्योंकि ये अमाउंट आपकी इनकम नहीं है करंट ईयर की, इसलिए आपको इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में से हटाना पड़ेगा और आपको इसको लेस करना पड़ेगा। सो फाइनली आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन का बैलेंस आ जाएगा 3,67,500। अब क्वेश्चन आपको यही चीज़ अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर ना देके वो दे सकता था सब्सक्रिप्शन क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 3,67,500 एंड फिर वो आपको बोलता है कि आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो वैसे में आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, सब्सक्रिप्शन इनकम को इनर कॉलम में लिखेंगे 3,67,500 एंड फिर जो सारी एडजस्टमेंट्स आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करी थी सब्सक्रिप्शन में, जो चीज़ें प्लस की थी माइनस की थी, ठीक उल्टा उसका आपको रिसीट एंड पेमेंट में करना होगा। तो जो चीज़ें आपने प्लस की थी वो चीज़ें यहाँ पे आप माइनस करोगे और जो चीज़ें माइनस करी थी वो यहाँ पे प्लस करोगे एंड देन फाइनली आपका अमाउंट आ जाएगा 4,10,000, जैसे कि मैंने आपको कॉर्नर ऑफ द पेज में करके दिखाया। अब सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एक और टाइप ऑफ एडजस्टमेंट है जो कि नॉर्मली एग्जाम्स में आ जाती है, सो उसको भी देख लेते हैं। तो आपके सामने एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, जिसमें आपको गिवन है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है आपको फॉर 2021 2,000 रुपये, 2022 के लिए 21,000 रुपये एंड 2023 के लिए 2,000 रुपये। उसके साथ में आपको एक ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है जिसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का बैलेंस है 6,000 एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का बैलेंस है 3,800। अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। तो सब्सक्रिप्शन क्योंकि आपकी इनकम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड आप उसको लेके जाएंगे, बट सिर्फ उतना अमाउंट लेके जाएंगे जो कि करंट ईयर को बिलोंग करता है, मतलब 2022 को बिलोंग करता है। तो 2022 के लिए जो 21,000 रुपये मुझे मिले थे मैं उसको इंक्लूड करूँगा, प्लस 6,000 का जो ओपनिंग जो कि एडवांस का ओपनिंग बैलेंस था उसको भी इंक्लूड करूँगा बिकॉज वो मेरी करंट ईयर की इनकम है। तो टोटल 27,000 मेरा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सो अब बात आती है क्लोजिंग बैलेंस शीट की। तो अगर आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको एक 2,000 रुपये का अमाउंट दिखेगा जो कि आपको 2023 के लिए मिल गया, मतलब नेक्स्ट ईयर का पैसा आपको करंट ईयर में ही मिल गया, यानी कि ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है जिसको आप लाइबिलिटी साइड दिखा दोगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब आते हैं असेट साइड पे। तो असेट साइड पे आप दिखाते हो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वाला अमाउंट, बट दिक्कत क्या है ना कि क्वेश्चन में आपको क्लियरली गिवन नहीं है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट क्या है एज एट द एंड ऑफ द ईयर। वो छुपा हुआ है क्वेश्चन में और आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो अब अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखो तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिखेगा 3,800, मतलब 3,800 रुपीज़ आपको रिसीव होने चाहिए थे 2021 के लिए, बट रिसीट एंड पेमेंट में आपको दिख रहा है कि 2021 के लिए आपको सिर्फ 2,000 रुपये रिसीव हुए, मतलब 1,800 रुपये अभी तक आपको रिसीव हुए ही नहीं है। तो दिस 1,800 का अमाउंट इज़ योर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाना है। तो यहाँ से आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकल के आएगा। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एडजस्टमेंट जो कि नॉर्मली एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सब्सक्रिप्शन। अब एग्जामिनर आपको यही चीज़ अलग अलग तरीके से पूछ सकता है बट द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम एंड दिस कॉन्सेप्ट रिमेन्स सेम फॉर ऑल द इनकमेंट्स। हो सकता है एग्जामिनर आपको सब्सक्रिप्शन का नाम चेंज करके एंट्रेंस फीस डाल दे, लॉकर रेंट डाल दे, बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा। क्या कॉन्सेप्ट है कि रिसीट एंड पेमेंट में वो सारा अमाउंट आएगा जो कि मैंने एक्चुअली रिसीव किया करंट ईयर में। फ़र्क नहीं पड़ता वो मेरी इनकम है या नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता वो अगले साल का है, पिछले साल का है, किसी भी साल का है। अगर वो मेरे को रिसीव हुआ है करंट ईयर में तो रिसीट एंड पेमेंट में आएगा। एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ वो अमाउंट आता है जो कि मेरी करंट ईयर की इनकम है, जो कि करंट ईयर को बिलोंग करता है। फ़र्क नहीं पड़ता वो मैंने एक्चुअली रिसीव किया है या नहीं किया है। सो यहाँ पे हमारी सब्सक्रिप्शन वाली एडजस्टमेंट कंप्लीट होती है। अब हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट में जो कि है सैलरी वाली एडजस्टमेंट। अब ये एडजस्टमेंट भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए एंड इसको भी अलग अलग टाइप से पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। जैसे टाइप वन है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दे दिया और उसमें सैलरी का खर्चा आपको डाल के दे दिया 4,750 का एंड आपको एडजस्टमेंट्स में दे दिया कि सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है 400 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ द ईयर 450 एंड आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिखाना है अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड सैलरी का अमाउंट इनर कॉलम में डालेंगे एंड सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर उसमें ऐड कर देंगे। क्यों ऐड किया? बिकॉज सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये वो अमाउंट है जो कि आपके पिछले साल का खर्चा था लेकिन आप पिछले साल पे नहीं कर पाए थे, आपने इसको करेंट ईयर में पे किया है। अब क्योंकि ये पिछले साल का खर्चा था इसलिए जो करंट ईयर का सैलरी का खर्चा आप दिखा रहे हो 4,750 का उसमें ये अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन
एक्चुअली आपने पेमेंट तो इसकी करंट ईयर में ही करी है ना, इसलिए आपको पेमेंट साइड तो इसको दिखाना पड़ेगा, इसलिए आपको इसको ऐड करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 450 रुपये, उसको आपको लेस करना पड़ेगा। क्यों लेस करना पड़ेगा? बिकॉज ये आपका करंट ईयर का खर्चा है जो कि आपने पे नहीं किया है। अब क्योंकि करंट ईयर का खर्चा है इसलिए आपने 4750 वाले अमाउंट में इसको इंक्लूड कर रखा है, लेकिन क्योंकि एक्चुअली पे नहीं किया है इसलिए मैं इसको पेमेंट साइड नहीं दिखा सकता एंड इसलिए इसको मुझे लेस करना पड़ेगा। अब इसी चीज़ को एग्जामिनर दूसरी तरीके से भी पूछ सकता है, हो सकता है वो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दे दे एंड उसमें सैलरी पेड वाला अमाउंट दे दे, एडजस्टमेंट्स दोनों सेम रखे टाइप 1 की तरह, एंड आपको बोले कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। उसमें एक्सपेंडिचर साइड सैलरी पेड वाले अमाउंट को इनर कॉलम में लिखना है एंड जो रिसीट एंड पेमेंट में आपने एडजस्टमेंट करी थी सेम एडजस्टमेंट इधर करनी है। बस वहाँ पे आपने जो चीज़ प्लस की थी यहाँ पे आपको माइनस करनी है, वहाँ पे जो आपने चीज़ माइनस करी थी यहाँ पे प्लस करनी है, विद द सेम लॉजिक कि रिसीट एंड पेमेंट में सिर्फ वो अमाउंट आता है जो कि आपने एक्चुअली पे किया है, फर्क नहीं पड़ता वो आपका खर्चा है या नहीं है करंट ईयर का। एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ वो अमाउंट आता है जो कि आपके करंट ईयर का खर्चा है, फर्क नहीं पड़ता आपने एक्चुअली पे किया है या नहीं किया है। तो एक और टाइप की एडजस्टमेंट आ जाती है सैलरी में। हो सकता है आपको एग्जामिनर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दे दे और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी बना के दे दे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सैलरी का खर्चा दे रखा है 30,000 एंड रिसीट एंड पेमेंट में सैलरी की पेमेंट दे रखी है 25,000 एंड आपको बोला है कि क्लोजिंग बैलेंस शीट बना के दिखाओ। अब आप ध्यान से देखो, सैलरी का खर्चा है आपका 30,000 का एंड सैलरी की पेमेंट हुई है 25,000 की, मतलब खर्चा आपका 30,000 का बनता था लेकिन पेमेंट आपने एक्चुअली से 25,000 की ही करी है। मतलब 5,000 की पेमेंट अभी तक नहीं हुई है, मतलब 5,000 अभी तक आउटस्टैंडिंग है, तो उस आउटस्टैंडिंग सैलरी को आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा दोगे, सिंपल। सो दिस वॉज अ काइंड ऑफ हिडन एडजस्टमेंट जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछ ली जाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सैलरी वाला एडजस्टमेंट। अब हो सकता है एग्जामिनर सैलरी का नाम चेंज करके किसी और खर्चे का नाम डाल दे, फायर इंश्योरेंस का नाम डाल दे या प्रिंटिंग स्टेशनरी का नाम डाल दे, बट द कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, एडजस्टमेंट इसी टाइप की आने वाली है। किसी में आपका आउटस्टैंडिंग खर्चा निकलेगा, किसी में आपका प्रीपेड खर्चा निकलेगा। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपकी आ रही है एसेट से रिलेटेड एंड इसको भी एक एग्जांपल से ही देखते हैं। तो ये एसेट वाली एडजस्टमेंट ना कुछ इस तरीके से पूछी जाती है। आपके सामने एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आ रहा है जिसमें आपको डेप्रिसिएशन गिवन है 300 रुपये का एंड आपको एडजस्टमेंट में ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दे रखा है 2600 एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दे रखा है आफ्टर डेप्रिसिएशन 2700 एंड आपको बोला है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना। तो ऐसी एसेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट जब भी आपके पास आए तो आपको पहला काम करना है एसेट का अकाउंट बनाना है। बिना अकाउंट बनाए भी बात बन जाती है बट अकाउंट बनाने से चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप टू बैलेंस बी डी लिखेंगे 2600 ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस सी डी लिखेंगे 2700 क्लोजिंग बैलेंस, बाय डेप्रिसिएशन 300 लिखेंगे डेप्रिसिएशन का अमाउंट एंड अब आपका एक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 400 रुपये का टू बैंक से जो कि आपकी परचेजेज है, मतलब वो परचेजेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो आपने ड्यूरिंग द ईयर करी है जो कि आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड लेके जाएंगे। तो ऐसे आपकी एडजस्टमेंट पूरी हो जाती है। सो ये थी सिंपल सी एडजस्टमेंट। अब एग्जामिनर ना इसको भी अलग तरीके से पूछ सकता है, हो सकता है वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ना देके रिसीट एंड पेमेंट देता जिसमें वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की परचेजेस आपको दे देता एंड आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को बोला होता, तो फिर आपको डेप्रिसिएशन एज बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ता। या फिर हो सकता है आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी होती है, उसमें आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट निकालना होता और एनीवे आपको ओपनिंग बैलेंस भी निकालना पड़ सकता है। तो आपको कुछ भी निकालना हो, आपको सिर्फ असेट का अकाउंट बनाना है एंड उसमें से सारी चीज़ें आपकी निकल जाएंगी। एंड यहाँ तो हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की बात करी, आपको क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, फर्नीचर दे सकता है, प्रेमाइसेस दे सकता है, इक्विपमेंट ही दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये थी हमारी असेट से रिलेटेड छोटी सी एडजस्टमेंट, की भी बहुत कॉमन है एग्जाम्स में, बहुत बार आई हुई है। अब बढ़ते हैं अपनी लास्ट एडजस्टमेंट पे जो है कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स, मतलब कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आई हुई है। सो इस एडजस्टमेंट को भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो ये एडजस्टमेंट ना एग्जाम्स में कुछ इस टाइप से पूछी जाती है। तो आपके सामने एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आ रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 जिसमें पेमेंट साइड आपको गिवन है बाय मेडिसिन सप्लाई 35,000। बेसिकली दिस इज द अमाउंट ऑफ पेमेंट मेड टुवर्ड्स द क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको कुछ बैलेंसेस गिवन है। सबसे पहले गिवन है स्टॉक ऑफ मेडिसिन जिसका ओपनिंग बैलेंस है 12,500 एंड क्लोजिंग बैलेंस है 17,250 एंड अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई, बेसिकली क्रेडिटर्स का बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस है 12,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस है 16,500। अब क्वेश्चन ने आपको बोला है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिखाना है। सो अब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में खर्चा बुक करना है मेडिसिन का, मतलब कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम दिखाना है। अब कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम निकले कैसे वो भी एक बात है। तो जब भी आपको कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स निकालने को बोला जाए
तो उसका सिंपल फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन आपको क्वेश्चन में गिवन है, बट परचेजेस गिवन नहीं है। हाँ, आपको रिसीट एंड पेमेंट में एक मेडिसिन सप्लाई का अमाउंट दे रखा है 35,000 का, बट उसको आप परचेज नहीं मान सकते बिकॉज उसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट्स में आपको क्रेडिटर्स की इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। तो आपको पहले प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा इसको एंड परचेजेस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर आपको ये अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई या फिर बेसिकली क्रेडिटर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो आप डेफिनेटली वो मेडिसिन सप्लाई के अमाउंट को जो कि रिसीट एंड पेमेंट में दे रखा था उसको आप डायरेक्टली परचेज मान सकते थे एंड सॉल्व कर सकते थे। बट हमारे केस में हमें परचेजेस पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब परचेज कैसे कैलकुलेट करें? सो उसके लिए आप करोगे अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई एट द एंड ऑफ द ईयर प्लस पेमेंट मेड टू ड्यूरिंग द ईयर माइनस अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इससे आपकी परचेज निकल जाएगी 39,500 एंड अब परचेज निकल गई तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी निकाल लोगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके। तो मटेरियल कंज्यूम आपका निकल जाएगा, सॉरी मेडिसिन कंज्यूम आपका निकल जाएगा 34,750, जिसको कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड लिख दोगे। सो ऐसे करके आपकी ये वाली एडजस्टमेंट भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये थी हमारी एनपीओ की 4 बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स जो कि डेफिनेटली आपके पेपर में आ सकती हैं। सो मैंने आपके रेफरेंस के लिए सी फाउंडेशन के पास 10 अटेम्प्ट्स के एनपीओ की क्वेश्चन की इमेजेस अपनी वीडियो के साथ अटैच कर देता हूँ ताकि आप देख सको कि ये सारी एडजस्टमेंट्स कैसे अलग अलग टाइप से पूछी गई है हर अटेम्प्ट में। सो फिर आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग एंड थैंक यू।